हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। तो कल हमने थोड़े बेसिक टॉपिक्स जैसे डीएचसीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है ना? और पिंग करना मशीन्स को, ठीक है, सर्वर क्या होता है, और ये सब डिस्कस किया था। तो इससे ओके। पहले वीडियो हाँ, तुम्हें किया था मैंने शेयर, अगर तुम्हें वो देखना है तो वो वाला वीडियो देख लेना एक बार। मैं लेकिन वो वीडियो मेरे में ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? डाउनलोड का या फिर वैसे ऑप्शन होगा उसमें, व्यू या पता डाउनलोड नहीं का। क्यों नहीं हो रहा है उसमें। होना तो चाहिए, क्योंकि बाकी मैं देख रहा हूँ अगर किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन मिल जाए जैसे जूम वगैरह का, तो वो भी सही रहेगा। अभी ऐसे ही काम चलाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। ठीक है। तो ये था बेसिकली कल का सर्वर, थोड़ा उसका ब्रीफ। फिर जैसे एससीएम में यूज़ होता ही है डोमेन मॉडल, एक्टिव डायरेक्टरी हम्म। डोमेन सर्विसेज, और एडीडीएस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या या। होता है ना, बेनिफिट्स। फिर हमने किया था इसमें डीएनएस, डीएचसीपी, और बस यही सब था कल का। तो आज मैं बताऊंगा कि एक मतलब स्टैंड लोन मशीन अपडेट्स कैसे लेके आती है। एससीएम से तो हम बाद में कवर करेंगे कि एससीएम से हम्म। कैसे अपडेट्स आते हैं, लेकिन पहले जो एक स्टैंड लोन मशीन है, जैसे ये वाली मशीन है मेरी, ये ना तो डोमेन जॉइन है ना कोई। तो ये एक नॉर्मल मशीन है जैसे स्टैंड लोन मशीन्स होती हैं। ओके। इसमें पहले देखेंगे आज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम लोग अपनी अपनी मशीन पे वो सब कंपोनेंट्स चेक कर सकते हो। मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो मोहित, हाइपर व्यू वगैरह कुछ इनेबल किया था कल? नहीं, अभी इनेबल कुछ नहीं किया है सर। ठीक है। तो प्रियंका, तुम लैब का कैसे करोगे? मैं कोई, ऑफिस के लैपटॉप में ही करूंगी। अच्छा हाँ, तुमने बताया था तुम्हें हाइपर वी तो उसमें अलाउड है। हम्म। हाँ। सही है फिर, कॉन्फ़िगरेशन भी सही होगा ऑफिस के लैपटॉप का तो। हम्म। ठीक है। सर्वर ओएस तो पता ही होगा तुम्हें, 16 19 एमएस विंडोज सर्वर। हाँ, लेकिन ये अभी जो आप मेरे को इसमें हाइपर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना सिस्टम में, तभी तो हो पाएगा वो। एनेबल करना पड़ेगा उसको बस। ओके। देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल है। कंट्रोल पैनल हम्म। में जाना है और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। फिर यहाँ पे ओके। लेफ्ट में ऑप्शन होता है टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ। हम्म। यहाँ पे जाके हाइपर वी का चेक बॉक्स होता है, इसको चेक करना है, हम्म। ओके कर देना है। फिर ये रिबूट मांगेगा, रिबूट करना है, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस फीचर है तो इसको एनेबल करना है एक तरह से। लेकिन इसके लिए अब पता नहीं ऑफिस के लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए वो सिक्योर बूट एक ऑप्शन होता है, वो भी ऑन होना अच्छा। चाहिए। हो सकता है ऑफिस के लैपटॉप में ज़्यादातर सिक्योर बूट ऑन ही होता है, तो अगर हम्म। नहीं होगा तो फिर बायोस में से करना पड़ेगा। मुझे लगता है ऑन ही होगा, तो एक बार ये ट्राई करके देख लेना। अगर वो फीचर एनेबल ठीक हो है। गया तो ठीक है, फिर ये ऐसे ही हाइपर वी कंट्रोल पैनल मैनेजर। में ये हाइपर भी मैनेजर इसी को जाके कर लेना। हाँ, टर्न ऑन फीचर्स, टर्न ऑन फीचर, हाँ। और ये हाइपर वी। हाइपर भी ओके। ठीक है।
फिर वहाँ से इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम नई वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, न्यू ठीक है। वर्चुअल मशीन। इससे भी बनाई थी मैंने एक बार क्विक क्रिएट से, ये ऑनलाइन डाउनलोड करके बनाता है, लेकिन अच्छा। इसमें इसमें ना कुछ इश्यूज थे, मतलब ये मशीन ऑनलाइन डाउनलोड एमएसआई पैकेज से बनी थी ये, डाउनलोड होके, तो इससे हुँ, मैंने देखा कि इससे क्लाइंट वगैरह इंस्टॉल होने में एससीसीएम का प्रॉब्लम आ रही, तो फिर ये वाला ऑप्शन मत यूज़ करना, मैंने यूज़ कर रखा है पहले। तो हुँ, स्टैंड लोन मशीन के लिए ठीक है अगर टेस्टिंग के लिए बना रहे हो, लेकिन एक मशीन अगर वैसे बनानी है तो उसके लिए आईएसओ इमेजेस डाउनलोड वगैरह करने के मैं लिंक बता दूंगा कैसे करना है, वहाँ से कर ठीक लेंगे। है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये देखो जैसे एक मेरी स्टैंड लोन मशीन है। हुँ, अब मैं इसका बताता हूँ कि ये अपडेट का क्या होता है। तो जो अपडेट्स होते हैं वो केबी नंबर के उसमें होते हैं। अपडेट्स जैसे कोई भी अपडेट होता है तो हुँ, उनका केबी नंबर होता है हर अपडेट का। जैसे अगर मुझे इस मशीन पे चेक करना है कि मेरी इस मशीन पे कौन से अपडेट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं जाऊंगा कंट्रोल पैनल में, जा सकते हैं सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, तो यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम, वी इंस्टॉल्ड अपडेट्स, ये जैसे ये ना KB 5026361, तो ये ऐसे विंडोज़ के अपडेट्स केबीज की फॉर्म में होते हैं। हर पैकेज, हर अपडेट का एक केबी नंबर होता है। ठीक है, और ये सर्विसिंग स्टैक होते हैं, ये अपडेट्स जब मैं टाइप ऑफ अपडेट्स बताऊंगा ये तब कवर करूंगा। सर्विसिंग स्टैक मतलब ये कंपैटिबल बनाते हैं मशीन को। अगर कोई अपडेट है, मान लो जैसे ये अपडेट है, इसको हो सकता है एक सर्विसिंग स्टैक अपडेट चाहिए, तो पहले ये इंस्टॉल होगा तभी ये अपडेट इंस्टॉल हो सकता है। तो ये किसी ना किसी के प्रीरेक होते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ अपडेट्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक अपडेट जो सिंपल, जैसे ये कोई भी है KB 5026361, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेटा डेटा, जो एक अपडेट की इन्फॉर्मेशन होती है। शायद मैंने पहले ओपन एग्जिस्टिंग कर दूँ, तो मैंने शायद पहले डायग्राम बनाया था। नहीं है, चलो नया बना लेता हूँ। ठीक है, तो अपडेट होता है KB समथिंग, जैसे कुछ भी नंबर हुआ 5, कितने डिजिट का होता है ये, 2 3 4 5 6 7, और KB नंबर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कुछ भी KB नंबर होता है। अब इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, पहला तो होता है इसका मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब होता है कि सिर्फ अपडेट की इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या क्या फिक्स क्या क्या है, मतलब ये क्या क्या चीज़ें फिक्स करता है अपडेट। मेटा डेटा होता है सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपडेट का एक मेटा डेटा होता है, जो सिंक, जिससे जिससे मशीन अगर सिंक करती है तो अपना मेटा डेटा कंपेयर करती है, एक्चुअल अपडेट से नहीं करती। ठीक है, उसके बाद होता है इसके अंदर इसका एक्चुअल कंटेंट जो डाउनलोड होता है, एक्चुअल अपडेट जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मशीन भी डाउनलोड करती है। अभी डाउनलोड कहाँ से करती है, माइक्रोसॉफ्ट से, के सर्वर से। एक होता है अपडेट कैटलॉग, माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट कैटलॉग होता है। यहाँ पे हम कोई भी अपडेट सर्च कर सकते हैं जो भी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करती है हर सेकंड ट्यूसडे को। जैसे अभी जनवरी में फर्स्ट ट्यूसडे आया था, 2 जनवरी का, उसके बाद आया 9 को। तो अब जो पैचिंग होगी सब जगह पे, वो 9 को पैचेज आएंगे, 9 की रात को आ जाते हैं, और 10 को सब अपने पैचेस वगैरह टेस्ट करते हैं अपडेट्स।
ठीक है, तो हर महीने ऐसे ही होता है। जनवरी में 9th को आएंगे, 10th को सब अपना पैच ऑफिसेज वगैरह में टेस्ट करते हैं। फेब में फर्स्ट ट्यूसडे 6th का है और सेकेंड ट्यूसडे 13 का है। तो 13 की रात को पैचेस सिंक हो जाते हैं और 14 को टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैच ट्यूसडे। तो एक नोट करने की चीज़ ये हो गई है कि उसको बोलते हैं पैच ट्यूसडे व्हेन माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेस द अपडेट्स। ओके, अब एक एक्चुअल कंटेंट में अपडेट में होता क्या क्या है। अपडेट एक इंक्लूड करता है एक यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी होती है हर एक अपडेट की, जो कि केबी आर्टिकल नंबर है ये वाला, उसकी हर एक अपडेट की यूनिक आईडी होती है। और उसका होता है एक, ये केबी नंबर तो होता ही है। ठीक है, केबी नंबर भी मैं लिख देता हूँ। ये आईडी मैं उसमें दिखाऊंगा अपडेट की, जो एससीसीएम के कंसोल में आईडी में दिखा दूंगा ये क्या होती है। ओके। और केबी नंबर हो गया, एप्लीकेबिलिटी होता है उसका मतलब। एप्लीकेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो विंडोज़ 10 के लिए अपडेट होगा, मान लो कोई अपडेट विंडोज़ 10 के लिए है और वो आप जाके कैटलॉग से यहाँ से डाउनलोड कर लो। अगर कैटलॉग पे आप गए, आपने यहाँ पे केबी नंबर डाला और वो आपने सर्च करके और डाउनलोड कर लिया, फिर आप उसको लेके विंडोज़ 10 से, वो विंडोज़ 10 का अपडेट था और आप उसको कर रहे हो किसी और वर्जन पे, जैसे 1909 का था और आप कर रहे हो उसको 22H2 पे, तो वो होगा नहीं क्योंकि वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही विंडोज़ 10 का डाउनलोड करके कर रहे हो विंडोज़ 11 पे, तो वो भी नहीं होगा। वो डायरेक्ट एरर दे देगा कि पैच नॉट एप्लीकेबल टू दिस वर्जन ऑफ ओएस। तो वो होता है एक एप्लीकेबिलिटी, वो एक एक्चुअल अपडेट में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हर अपडेट का एक साइज होता है, साइज ऑफ अपडेट्स एमबीज में होता है, कुछ साइज होता है हर एक अपडेट का। और उसके अंदर जो भी फिक्सेस होते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट पैचेस जैसे फ़ोन पे भी आते हैं, सिक्योरिटी पैच है ना, हमारे सबके फ़ोन पे इंस्टॉल होते हैं। तो हर उसमें अगर देखो बग फिक्स में वो दिखाता है उसकी इन्फॉर्मेशन कि ये पैच एक्चुअल में फिक्स क्या क्या करता है। ठीक है, तो वो हो गया फिक्स उसका। ये सारी चीज़ें एक अपडेट में होती हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये केबी नंबर अगर हम एंटर करेंगे तो हमें एक्चुअल अपडेट पता चल जाएगा किस हाँ विंडोज का है या हाँ, मैं ओके। दिखाता हूँ देखो अभी। ये सॉरी मेटा डेटा, ये मेटा डेटा के अंदर आता है, मैंने नीचे लिख दिया था। एक्चुअल कंटेंट वो होता है जो हम अपडेट डाउनलोड करते हैं ना, वो होता है। ये सब मेटा डेटा के अंदर आता है। ठीक है, अभी जैसे कोई अपडेट मुझे सर्च करना है, अभी मेरी मशीन ने कोई अपडेट इंस्टॉल किया होगा, जैसे मैं व्यू अपडेट्स करता हूँ तो इस महीने का मेरी मशीन ने ये वाला पैच एक इंस्टॉल किया है। इसने कब किया है ये? इसने किया है 2 तारीख को, 2024। 2 तारीख को किया है इसने, लेकिन 2 तारीख हो सकता है ये मैंने पैच इस पे स्टॉप किए हुए थे, तो ये पिछले महीने का अपडेट होगा, लेकिन इसने इंस्टॉल किया ये मेरा अभी कल किया है इसने। अभी देखते हैं इसका अपडेट की इन्फॉर्मेशन ये क्या क्या है। ठीक है, इसका नंबर है KB503332। ठीक है, हम जाएंगे कैटलॉग पे, KB503332, 503332। अभी ये दिखा रहा है हर अलग अलग वर्जन के लिए ये अपडेट रिलीज हुआ होगा। 22H2 के लिए, विंडोज़ 11 का नहीं है, विंडोज़ 11 का अलग होगा, ये सिर्फ 10 के लिए 22H2, 21H2। तो ये सब ना थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में, जैसे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के बिल्ड वर्जन्स। ठीक है, नोट कर लेना बिल्ड वर्जन
ऑफ विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 कौन सा चल रहा है रिसेंटली। विंडोज़ 10 तो 22H2 के बाद लेटेस्ट है, ये तो अभी इन्होंने यहाँ पे इसके बाद नहीं आता। ठीक है, विंडोज़ 11 में इन्होंने अब शायद 23H2 रिलीज़ किया है। तो ऐसे ना इसका हर बिल्ड वर्जन्स कहते हैं इनको, जैसे अलग अलग है 22H2 21H2, फिर उसके बाद था 20H2 भी था शायद एक, फिर 1909 था, ऐसे करके आते हैं। तो ये इनको बोलते हैं बिल्ड वर्जन्स। ऐसे ही विंडोज़ 11 के भी आते हैं, ये 23H2 22H2 21H2। तो इनमें नोन इश्यूज, रिजॉल्व इश्यूज, फिक्सेस, ये सब होता है इनका। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें अलग अलग वर्जन के लिए 21H2 के लिए ये है, 22H2 के लिए ये। तो मेरा जो ये है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं इसको चेक कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कमांड होती है winver, उससे देख सकते हैं कि मेरा बिल्ड वर्जन कौन सा है। ये मेरा बिल्ड वर्जन है 1904.5.3570 और वर्जन है 22H2, विंडोज़ 10 प्रो है ये। ठीक है, तो मैं देखूंगा 22H2 64 बिट मेरा तो क्या वर्जन है। कमांड थी, विनवर? हाँ, विनवर, WINVER। ओके। ठीक है, तो मेरा वर्जन है 64 बिट और ये वाला है मेरा जो मेरे ओएस से मैच कर रहा है, 22H2 64 बिट। ये KB नंबर मेरी मशीन पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से सिंपल जाऊँगा, डाउनलोड कर सकता हूँ। और इसकी लास्ट अपडेटेड भी देखो क्या दिखा रहा है, 12/12/2023। 12/12 मतलब लास्ट मंथ वो पैच ट्यूसडे रहा होगा, 12 तारीख को, 12 दिसंबर को पैच ट्यूसडे था, सेकेंड ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन मेरी मशीन ने इंस्टॉल किया है इसको परसों कल किया है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन ये रिलीज़ कब हुआ था, ये हुआ था लास्ट मंथ दिसंबर में, सेकेंड ट्यूसडे को। अभी मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, 767 MB का है और एक सिक्योरिटी पैच है। अभी इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देखना है तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। यहाँ से मैं मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या क्या फिक्स करता है, और इसमें कोई नोन इश्यूज तो नहीं है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा होता है, किस टाइप का पैच है, क्या है, और लैंग्वेज का इसमें होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने की, यहाँ पे लिखा है दिस अपडेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय फॉलोइंग अपडेट। वहाँ पे दिखा रखा है NA, राइट, मतलब ये अपडेट जो लास्ट मंथ हुआ है ये अभी रिप्लेस नहीं किया किसी ने, लेकिन ये अपडेट पुराने अपडेट्स को रिप्लेस करता है। जैसे ये ये वाला हुआ जून में, है ना, 6 मतलब जून और जनवरी और फेब, तो ये पुराने अपडेट्स हैं कुछ 20H2 के। लेकिन ये जो नया सिक्योरिटी अपडेट है ये नया है, तो ये पुराने हैं इन सबको। 17। हाँ, अगर ये वाला अपडेट इंस्टॉल्ड है लेटेस्ट, ठीक है, और मैं ये वाला इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये पुराना अपडेट है ना, ये भी चेक करता है एप्लीकेबिलिटी कि ये एक पुराना अपडेट है और लेटेस्ट पैच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये वाला, तो इनमें से कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये अपडेट ने इन तीनों को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी और 3 नहीं है शायद, ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा हैं, देखो इतने सारे अपडेट हैं, दिसंबर, नवंबर, नवंबर का और अक्टूबर का, ये सारे जो भी सिक्योरिटी पैच हैं ये सब पुराने हैं और नया ये है, तो ये लेटेस्ट वाला है। अभी जो जनवरी में आएगा शायद वो इसको भी रिप्लेस कर दे। तो अगर मैं ये वाला सर्च करूँगा, अगर मैं देखो ये वाला सर्च करता हूँ, चलो ये वाला नहीं, इससे नहीं, इससे करता हूँ। ठीक है, ये पुराना है अब, ये और ये नया है, तो अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि दिस अपडेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। ये पुराना मैं सर्च करता हूँ,
और मेरा है 22H2, तो मैं कोई भी चेक कर सकता हूँ, वहाँ पे भी दिखा देगा। ठीक है, इसी में चेक करता हूँ। तो ये एप्लीकेबिलिटी के अंडर में आता है, पैकेज डिटेल्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस अपडेट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग अपडेट, जो ये वाला जो हमने अभी देखा था 503372, तो इसका मतलब ये पुराना अपडेट हो चुका है, ये इंस्टॉल नहीं करना है, ये वाला करना है। ठीक है, वो तो तो इसके फिर हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे। ये वाला, हाँ हम तो ये वाला करेंगे ना, लेटेस्ट वाला। हम्म, वो तो इसके डेट से ही पता लग जाता है ना। देखो, हम्म, ये है 2023 11 और ये है हम्म, 12, लेकिन यहीं पे पता लग जाता है कि ये एक पुराना अपडेट है। लेकिन बाय चांस कभी कभी क्या होता है, कोई मशीन पैच नहीं हुई है, तो वो एक मशीन अगर कोई प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, तो अब हमें मान लो कोई मशीन बहुत दिन से ऑफ थी, है ना, उसने कोई पुराना पैच कर लिया इंस्टॉल और नया वाला नहीं हो रहा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये पुराना है या क्या है। कहीं कहीं कोई कस्टमर आते हैं, वो देख लेते हैं कि अच्छा ये वाला क्या है कि ये वाला पैच कुछ फिक्स कर रहा है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से देख लेते थे कि अच्छा ये तो पुराना पैच है, आप नया वाला कर लो। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन देख तो सकते हैं। ओल्ड जितने ये अपडेट्स होंगे इन्हें क्या अनइंस्टॉल करके फिर हम नया इंस्टॉल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमें इंस्टॉल नहीं करना। वो हाँ, पुराने वाले पे नया वाला तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन अगर नया अच्छा, वाला इंस्टॉल्ड है तो पुराना नहीं होगा, हमें तो कुछ पुराना अनइंस्टॉल नहीं करना, होगा। वो अपने आप अपडेट उसको रिप्लेस कर देता है। हम्म, अभी जो जैसे ये क्या है, ये दिसंबर का पैच है, अभी जो जनवरी में नए पैचेस आएंगे वो इसको अपने आप रिप्लेस कर देगा, तो फिर ये मुझे दिखेगा नहीं, मुझे सिर्फ जो नया वाला लेटेस्ट वाला हिस्ट्री में शायद दिखाई दे, जैसे ये पुराने पैचेस हैं ऐसे दिखाई देगा कि कब इंस्टॉल हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट इंस्टॉल होगा वो यही वाला होगा इंस्टॉल। ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट ये पुराना है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है इसने कभी इंस्टॉल किया होगा ये पहले, तो ये एक सिक्योरिटी पैच है, फिर नए नए आते रहते हैं, तो हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना, बाकी ये अपने आप कर लेता है, लेकिन बस देखने का तरीका है। ठीक है, तो चलते हैं वापस, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये तो थोड़ा बहुत एडिशनल है, मतलब हम्म, कुछ देखना है किसी अपडेट के बारे में, ये बहुत कुछ एडवांस नहीं है, लेकिन जो ट्रबल शूटिंग में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था मेटा डेटा के बारे में। ठीक है, अब मशीन में कहाँ पे होता है मेटा डेटा, वो मैं दिखाता हूँ। सी ड्राइव में जाते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक स्टैंड अलोन मशीन जो होती है उसकी जो डेटा स्टोर है, और ये डाउनलोड है, यहाँ पे डाउनलोड वगैरह करता है ये अपना। ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर में जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मेटा डेटा की, यूनिक आईडी, केबी नंबर, एप्लीकेबिलिटी साइज वगैरह, इसका डेटा ये यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो जो मेन फोल्डर है एज पर दी ओएस, वो ये होता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर, इसके अंदर सब अपडेट का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि करप्ट हो चुका है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको ओल्ड कर देते हैं। एक वो ट्रबल शूटिंग स्टेप होता है, मान लो कि कोई ये स्टोर करप्ट हो चुका है, हो सकता है कि किसी अपडेट से किसी वजह से करप्ट हो गया, ये फाइल्स करप्ट हो गई और ये मशीन्स का मेटा डेटा कंपेयर नहीं कर पा रही है, मतलब मशीन ऑनलाइन जा रही है लेकिन सही फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ डिलीट, और फिर ये दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो अपडेट्स वगैरह की होती है, एक मशीन के ऊपर WMI होती है, WBEM टेस्ट बोलते हैं जिसको, एक हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक WMI होता है, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। टेस्टर तो कंसोल होता है, वैसे WMI होता है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना सारी अपडेट्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके अंदर क्लासेस और इंस्टेंस की फॉर्म में ये स्टोर होती है।
तो ये क्लासेस इंस्टेंस इसके अंदर बने होते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स की, कौन सा अपडेट इस पे इंस्टॉल्ड है, ये सब यहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा मतलब GUI फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है ना, ये सब WMI से ही आ रही है। ये थोड़ा इंटरनल होता है, इस रीडेबल फॉर्म में इतना नहीं होता ये, लेकिन ये सब जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है ना, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे होती है। ये एडवांस ट्रबल शूटिंग में यूज़ होता है कि कुछ क्लास में कुछ चेंज करना है, वो सब आगे हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो जो भी कुछ चेंज होता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ये लिखा ना ऐड और डिलीट कोई क्लास, तो इसमें अगर हम कुछ डिलीट कर देंगे तो हो सकता है मशीन की या ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शनैलिटी में कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो इससे ओएस डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से कुछ भी चेंज करते हैं तो इसका बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से हम करते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है ये। यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं WQL क्वेरी, ठीक है। जो मशीन मतलब WMI की क्वेरीज होती हैं वो यहाँ पे लिखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो एक थोड़ा पढ़ना है आप लोगों को WMI के बारे में, वैसे ही चीज़ आगे भी आएगी, थोड़ा बहुत मैं बताता रहूँगा, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा देखना WMI क्या होता है, ठीक है। अब मेटा डेटा तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर करता है मेटा डेटा ये। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होती है अपडेट के हिसाब से, वो होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, जैसे जैसे हम कंपोनेंट कवर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं सर्विसेज बताता जाऊंगा कौन कौन सी सर्विस का क्या क्या काम है। फिलहाल मैं बताऊंगा दो। एक है विंडोज़ अपडेट की सर्विस, विंडोज़ अपडेट, ठीक है। इसको बोलते हैं विंडोज़ अपडेट। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एनेबल द डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब वही अपडेट का जो सिंक होता है, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अपडेट्स फॉर विंडोज एंड अदर प्रोग्राम। अब इसमें देखो ये भी लिखा है, सर्विसेज डिसेबल्ड यूजर्स ऑफ दिस कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू यूज विंडोज अपडेट और इट्स ऑटोमेटिक अपडेटिंग फीचर, ठीक है। और ये कहता है प्रोग्राम विल नॉट बी एबल टू यूज द विंडोज अपडेट एजेंट। अब जो एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपडेट्स के लिए, अब इंफॉर्मेशन तो सारी अवेलेबल है यहाँ पर, है ना, और सर्विस भी मान लो रनिंग है मेरी है, यहाँ से स्टेट हम देख सकते हैं हर किसी सर्विस का, ठीक है। तो सर्विस का नाम नोट कर लेना, विंडोज़ अपडेट की एक सर्विस होती है, विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ अपडेट सर्विस होती है। नोट्स तो बना रहे हो ना थोड़े बहुत? ठीक है। प्रियंका तू कुछ बना रहे हो नोट्स? नहीं, अभी तो नहीं बनाया मैंने नोट्स। थोड़ा मतलब ये सब जो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब अगर लिखते रहोगे तो तुम्हें भी ज़्यादा याद रहेगा, और फिर प्रॉपर नोट्स भी बना लेना, अच्छा रहता है। मैंने भी बनाए हुए हैं, जैसे अभी भी मेरे नोट्स वो रखे हुए हैं मेरे पास। तो अगर आप ये जो पुराना, नोटपैड कर रहे हो ये मेरे को सेंड कर देना, मैं फिर इसको देख के बना लूंगी नोट्स। ठीक है मैं कर दूंगा ये वाला, और वैसे भी वीडियो में तो ये आ ही रहा है, रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, चलो ये भी हाँ हाँ वीडियो। ठीक है। तो WMI हो गया, विंडोज़ अपडेट सर्विस हो गया, फिर होता है विंडोज़ अपडेट एजेंट। तो मैं जो भी शॉर्ट में यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ ना, इनका तुम्हें डेफिनेशन आराम से मिल जाएगा, ऐसे सर्च करोगे ना तो डेफिनेशन एक प्रॉपर जो राइटिंग के फॉर्म में होता है वो मिल जाएगा। तो उसको एक बार नोट्स बना के अपने पास रख लेना, पुराना कभी रिवाइज करना हो तो तुम्हें कहीं जाना नहीं है, बस अपने नोट्स पढ़ लेना और वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एजेंट होता है, विंडोज़ अपडेट की सर्विस होती है, विंडोज़ अपडेट एक एजेंट होता है, WUA बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, विंडोज़ अपडेट एजेंट। इसकी सर्विस होती है, ये रनिंग होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रिगर, अगर मुझे स्टॉप करना है तो यहाँ से इसको स्टॉप रीस्टार्ट करते हैं कभी कभी, ठीक है, ऑटोमेटिक पे होती है ये। और ये सर्विसेज तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बस ये वही सर्विसेज हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं,
और रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर मुझे फ़ोल्डर जैसे रीनेम करना है तो मुझे ये सर्विस स्टॉप करनी पड़ेगी, तभी मैं कर पाऊँगा इसको। अभी मुझे रीनेम भी नहीं करने देगा इसको। अगर मैं इसको ओल्ड करूँ, देखो, एक्शन कैन नॉट बी कम बिकॉज द फाइल इट्स इन ओपन अनदर प्रोग्राम, क्योंकि इसने सर्विस ने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है ना ये, तो इसीलिए इसको चेंज नहीं करने देगा ये कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया एजेंट, ये हो गया सर्विस। एक होती है WMI की सर्विस, विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की सर्विस होती है ये। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ना ही क्या क्या बोलता है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारा जो भी डिवाइसेस सर्विसेज उस सब की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है, ये तो लोकल मशीन में भी मिल जाएगी ना सबकी सर्विसेज? मशीन पे होगा ये। तुम अपना लोकल अगर हाँ। लैपटॉप, वही है ये, तो ये सब स्टैंड लोन मशीन की कहानी है। अभी तो ये मशीन कुछ भी नहीं हम्म। है, डोमेन जॉइन नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो ये तो तुम अपनी मशीन पे आराम से चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला ये सब जो मैं बता रहा हूँ आज स्टैंड लोन मशीन का है सब। ये तो कंपोनेंट्स का एक मतलब मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्टैंड लोन मशीन मतलब जो मशीन एक इंडिपेंडेंट मशीन है, जो कहीं डोमेन जॉइन नहीं है, किसी चीज़ से मैनेज नहीं हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंड लोन मशीन। वर्क ग्रुप जो डोमेन जॉइन नहीं है, किसी चीज़ से मैनेज नहीं हो रही है, एक नॉर्मल मशीन, तो ये सब उसका है। लेकिन ये सर्विसेज कंपोनेंट्स ये SCCM भी यूज़ करता है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो तो सेम ही रहेगा। SCCM उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो WMI हो गया। WMI का एक फ़ोल्डर भी होता है इसमें, जहाँ पे ये सब डेटा स्टोर होता है। जैसे विंडोज़ अपडेट का स्टोर होता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे, ऐसे ही इसका सब डेटा स्टोर होता है सी विंडोज़ सिस्टम 32। ये सब फ़ोल्डर के जो भी पाथ है ना, ये सब याद रखना। जैसे ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है ना, सी विंडोज़ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। WMI का यहाँ पे होता है सी विंडोज़ सिस्टम 32। और WBM, ये रहा WBM करके एक फ़ोल्डर होता है यहाँ पे पूरा। ये WMI का सब फाइल्स है, मॉफ फाइल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, MDM की कोई DLL फाइल्स हैं। तो ये पूरा जो भी मैंने अभी खोला था वो WMI का यहाँ से पूरा है। इसका एक रिपोजिटरी होता है ये सारा मेन जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ होता है। अगर ये करप्ट भी हो जाए WMI, अगर ये WMI करप्ट हो जाए तो मैं यहाँ से इसका, यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर, इसका विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन सर्विस स्टॉप करके इसको रीनेम कर सकता हूँ रिपोजिटरी फ़ोल्डर को। इसको यहाँ से रीनेम हमेशा जब भी करते हैं तो इसको कर देते हैं डॉट ओल्ड कर देते हैं, डिलीट नहीं करते कभी भी कुछ भी। ठीक है, रिवर्ट करना हो तो यहाँ से ऐसे रिवर्ट हो जाता है। अभी इसको करने नहीं देगा क्योंकि सर्विस रनिंग है। ये हो गया रिपोजिटरी का और इसका। अब एक्चुअल में होता क्या है, प्रोसेस क्या है कि एक मशीन चेक फॉर अपडेट करती है। अब मैं थोड़ा फ्लो बताता हूँ। ठीक है, हम करते हैं मशीन पे चेक फॉर अपडेट्स। चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन होता है, मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर मशीन अपने आप भी करती है। चेक फॉर अपडेट्स मैनुअली और ऑटोमेटिक। अब जब हम ये करते हैं मैनुअली और ऑटोमेटिक
मैनुअली कैसे करते हैं, यहाँ पे गए हम, चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे अभी तो ये रीस्टार्ट दिखा रहा है, लेकिन दूसरी मशीन पे देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे मैंने इंटरनेट ऑफ किया हुआ है अभी इसका, तो ये दिखा रहा है अप टू डेट। तो मैनुअली यहाँ से करते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा चेक फॉर अपडेट्स, कर तो नहीं पाएगा ये क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, वी कुड नॉट कनेक्ट टू द अपडेट सर्विस, ये बोल रहा है ये, लेकिन यहीं से करते हैं मैनुअली। ऑटोमेटिक मशीन अपने आप करती है। ठीक है, जब हम करते हैं चेक फॉर अपडेट, फिर मशीन जाती है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर जहाँ पे भी अपडेट्स ये स्टोर है, वो मैं दिखाऊंगा अभी लॉग्स में, वो आता है उसका नाम। ठीक है, चेक फॉर अपडेट किया, मशीन विल गो टू MS servers and compare its metadata। इसके पास जो भी मेटा डेटा है वो कंपेयर करेगी जाके कि ये जो डेटा है इससे नया डेटा या इससे नया अपडेट ऑनलाइन अवेलेबल हैं SCCM सर्वर्स पे या नहीं है। ठीक है, तो वो जाके कंपेयर करती है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स कैटलॉग में, ये सारी इन्फॉर्मेशन विंडोज़ अपडेट एजेंट कलेक्ट करता है। और एक्चुअली इसमें अगर हम स्पेसिफिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं इसमें WUA, विंडोज़ अपडेट एजेंट जो होगा ऑन फ्रॉम मशीन विल गो टू MS सर्वर्स एंड कंपेयर इट्स मेटा डेटा विद, उनका जो भी MS का कैटलॉग वगैरह होगा वहाँ पे एक कंपैरिजन होगा। ठीक है, इसके पास जो भी यहाँ पे डेटा है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर में, या जो भी वर्जन ऑफ अपडेट्स हैं वो पता ही होता है मशीन को, विंडोज़ अपडेट एजेंट को, यहाँ से वो लेके जाएगा और चेक करेगा कि अपडेट जो मेरे पास है उनसे कोई नए अपडेट अवेलेबल हैं या नहीं है। उसको बोलते हैं सिंक या कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फिर एक कंपैरिजन ऑफ अपडेट्स। फिर यहाँ पे होता है सिंक, भी बोल सकते हैं उसको, सिंक ऑफ अपडेट्स, या एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपेयर हुआ, उसके बाद अगर अपडेट अवेलेबल हैं तो इसको लिस्ट ऑफ अपडेट्स मिल जाएगी, एक लिस्ट ऑफ अवेलेबल अपडेट्स मिल जाएगा मशीन को अगर MS के कैटलॉग पे नए अपडेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मशीन डाउनलोड करती है अपडेट्स, ऐसे जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये मुझे दिखा रहा है, कहाँ था वो, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है रीस्टार्ट करने के लिए, एक दिखा रहा है पेंडिंग डाउनलोड में और एक दिखा रहा है पेंडिंग रीस्टार्ट। तो ये जो मैंने अपडेट दिखाया था ये पेंडिंग रीस्टार्ट में है अभी, यहाँ पे इंस्टॉल तो है लेकिन इसका अभी रीस्टार्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है पेंडिंग रीस्टार्ट और एक दिखा रहा है पेंडिंग डाउनलोड, ये डाउनलोड ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से पॉज कर दिया था इसका, पॉज फॉर 7, इसको पॉज ही कर दूंगा नहीं तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। अब मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा तो दोबारा से स्टार्ट कर देगा, एक बार दोबारा से सिंक करना शुरू कर देगा। यहाँ से भी हम अपडेट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, क्या क्या इसने डाउनलोड कब इंस्टॉल किया है। ठीक है, कंपैरिजन के बाद मशीन करती है डाउनलोड। डाउनलोड के लिए एक प्रोटोकॉल या एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसका नाम होता है बिट्स सर्विस। बिट्स की क्या है, जॉब्स बनाती है, बिट्स जॉब्स बनती हैं इसकी और उससे डाउनलोड होता है। बिट्स को बोलते हैं बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस।
हमेशा जब भी मशीन कुछ ऐसा डाउनलोड करती है तो बिट्स के थ्रू करती है। इसकी भी एक सर्विस होती है, बिट्स की सर्विस होती है ये बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। बिट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ट्रांसफर फाइल्स इन द बैकग्राउंड यूजिंग आइडल नेटवर्क बैंडविड्थ। मतलब नेटवर्क में अगर मशीन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है किसी और चीज़ में तो ये नहीं करेगी। आइडल नेटवर्क बैंडविड्थ मतलब अगर मतलब मशीन कोई ओवर द नेटवर्क कुछ प्रोसेस कर रही है और कुछ बैंडविड्थ अवेलेबल है तो ये उस बची हुई बैंडविड्थ का यूज़ करके जो भी चीज़ें हैं, कुछ अगर प्रोग्राम डाउनलोड करना है, कुछ भी डाउनलोड करना है, विंडोज़ अपडेट्स और एज सच थिंग्स, तो ये बिट्स का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करता है। ठीक है, बिट्स का फुल फॉर्म होता है, थोड़ा बिट्स के बारे में किसी ने ज्वाइन किया है क्या? हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था ना बीच में। दोबारा कुछ रिपीट करना है क्या? कहाँ बस पे ड्रॉप अभी हुआ था? जस्ट 1 मिनट पहले अगर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बताया तो। बिट्स का बताया था अभी। अभी जब अपडेट बिट्स का बताया जो यही बता दीजिए बस। ठीक है, तो चेक फॉर अपडेट किया था। विंडोज़ अपडेट एजेंट ने कंपेयर किया डेटा माइक्रोसॉफ्ट से ऑनलाइन एमएस कैटलॉग से। कंपेयर करने के बाद इसको लिस्ट ऑफ अपडेट्स मिल जाता है कि जो भी अपडेट्स नए अपडेट्स हैं इसको कंपैरिजन में मिल जाते हैं। फिर वो करता है डाउनलोड, डाउनलोड करता है बिट्स से। बिट्स को बोलते हैं बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। ठीक है, ये जो बची हुई बैंडविड्थ होती है उसका यूज़ करता है। इसके भी वर्जन होते हैं अलग अलग, बिट्स 4.0 और ये सब अलग अलग वर्जन होते हैं इसके। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ना। ये बिट्स क्या करती है, जॉब्स की फॉर्म में डेटा डाउनलोड करती है। मान लो थोड़ा डेटा डाउनलोड हुआ, फिर अगर वो डेटा मान लो फिर उसके बाद मशीन बंद हो गई, तो ये ऐसा नहीं है कि शुरू से डाउनलोड करेगी, ये वहीं से डाउनलोड शुरू होगा फिर इसका। तो ये बिट्स क्या करती है, जॉब्स की फॉर्म में डेटा डाउनलोड करती है। इसकी एक सर्विस होती है ये वाली। अगर ये ऑफ है या स्टॉप है तो ये काम नहीं करेगा डाउनलोड। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। आइडल बैंडविड्थ यूज़ करती है और बैकग्राउंड में यूज़ होता है ये, मशीन बैकग्राउंड में इसको यूज़ करती रहती है। बिट सर्विस से ये डाउनलोड हो जाते हैं बिट्स वाया बिट्स जॉब। हर अपडेट का एक बिट्स जॉब होता है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद ये डेटा आ जाता है यहाँ पे। कंपेयर हुआ यहाँ से डेटा स्टोर से, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आ गया और उसके बाद विंडोज़ अपडेट एजेंट करता है इनको इंस्टॉल मशीन पे। विंडोज़ अपडेट एजेंट का ही काम होता है वो भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अब इसमें ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो अब मशीन ने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन उनको एक बार कंपेयर भी करता है, तो इनके कुछ सर्टिफिकेट्स कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है ऐसी। उसके लिए एक फ़ोल्डर होता है सिस्टम 32। सिस्टम 32 में कैट रूट और कैट रूट 2 एक फ़ोल्डर होता है। इनकी यहाँ पे अपडेट्स की जो एक सर्टिफिकेट और कैट रूट 2 ये सब फ़ोल्डर होते हैं। तो इनमें यहाँ पे अपडेट्स का एक हैश कह सकते हैं या कुछ भी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है ऑथेंटिसिटी के लिए, कि मतलब ये अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट से ही आए हैं और ऑथेंटिक अपडेट्स हैं। उसके लिए यूज़ होता है कैट रूट 2 और ट्रस्टेड इंस्टॉलर शायद एक सर्विस होती है। ट्रस्टेड इंस्टॉलर, ट्रस्टेड इंस्टॉलर भी एक कंपोनेंट होता है, बस वो वेरीफाई करता है कि अपडेट्स ऑथेंटिक हैं या नहीं, और फिर विंडोज़ अपडेट एजेंट उनको इंस्टॉल कर देता है। तो ये एक प्रोसेस है स्टैंड अलोन मशीन का।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं है कुछ क्वेश्चन? क्लियर है? एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ अपडेट्स, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। टाइप्स ऑफ अपडेट्स ये होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के टाइप्स ऑफ अपडेट्स, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा देखो, इन्होंने हाउ विंडोज अपडेट वर्क, इसमें थोड़ा प्रोसेस भी दे रखा है, तो ये अच्छा रहेगा। सबसे ये वही प्रोसेस है जो मैंने बताया अभी, कि स्कैन करेगा माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर के साथ, डब्ल्यूसूस आगे आएगा, क्योंकि वो सब अलग है, वो एक अलग पार्ट है, वो आगे आएगा। अभी अभी हमने स्टैंड लोन डिस्कस किया था। ठीक है, स्कैन किया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, और अपडेट होने के बाद रीस्टार्ट तो होता ही है, कमिट एंड इंस्टॉल। तो ये वही प्रोसेस है, बस इसने वो नहीं बताया कि सर्विस कौन सा यूज़ होता है, फोल्डर कौन सा यूज़ होता है। और टाइप्स ऑफ अपडेट्स ही होते हैं। फीचर अपडेट मैंने बताया ही था, फीचर अपडेट मशीन विंडोज़ 10 के। क्वालिटी सर्विसिंग स्टैक प्री रैक अपडेट्स होते हैं, किसी ना किसी फिक्स के लिए कोई कंपोनेंट, जैसे ये एसएफसी और ये सब कुछ अपडेट करना है किसी अपडेट के हिसाब से, तो वो होता है। इनको पढ़ना एक बार, ड्राइवर के अपडेट्स होते हैं, और सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, तो ये सब पढ़ लेना। तो स्टैंड लोन का तो इतना ही है, बाकी मैं कल थोड़ा एससीसीएम का ब्रीफ बताऊंगा, जैसे हिरार्की वगैरह। हिरार्की क्या होती है एससीसीएम में, थोड़ा कल एससीसीएम का शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन प्रियंका और मोहित? नहीं, आप मेरे को ये नोट पैड दे देना। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा मेल पे, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बना लेना, मतलब इसमें से देख के हाँ। क्या क्या हमने कवर किया है, और जैसे विंडोज़ अपडेट एजेंट सर्विस और ये बिट्स क्या होता है, इनके बारे में अगर माइक्रोसॉफ्ट के हर चीज़ के आर्टिकल्स हैं, अगर बिट्स सर्विस के बारे में थोड़ा पढ़ना है क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग्स देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी वेबसाइट्स पे बहुत कुछ होता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न वाले ब्लॉग्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, और इसमें हर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखते हैं हम लोग। तो ये बिट्स के बारे में पढ़ना है तो ये रहा, इसका पर्पस क्या है, यूज़ कैसे होता है, क्या क्या है एप्लीकेबल, ये सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिट्स का जॉब्स होती हैं इसकी, बिट्स जॉब, और बिट्स के वर्जन्स होते हैं, बस यही सब है इसमें, यूजिंग बिट्स। तो फिर ये थोड़ा डीप डाइव हो जाता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो एससीसीएम में इसका क्या यूज़ है? एससीसीएम में इसका ये यूज़ है, जैसे एक तो अगर अभी तो उसने मशीन ने ऑनलाइन अपडेट्स डाउनलोड किए हैं, लेकिन आगे चल के जब हम करेंगे तो ये मशीन क्या करेगी कि जो डीपी होता है वहाँ से करती है, तो वहाँ पे भी बिट्स जॉब से ही डाउनलोड होता है। और एससीसीएम की कुछ फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी बिट्स के थ्रू डाउनलोड होती हैं। तो अभी आगे आगे ओके। जैसे जैसे हम कवर करेंगे ना, तो ये आता रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो ड्रॉप करते हैं। कल मैं बताऊंगा हिरार्की वगैरह, ये वाला पार्ट कल से, एससीसीएम हिरार्की। और ठीक है। उसके बाद ये वाला सेटअप बनाएंगे लैब में, एक डीसी बनाएंगे, एक विंडोज़ 10 मशीन, एक एससीसीएम सर्वर, वो मैं बता दूंगा इसके लिए क्या क्या चाहिए। फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं, जैसे मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी फाइल चाहिए होती हैं। कस्टम एससीसीएम लैब। मैं अपने सिस्टम में वो आपने क्या बोला था, हाइपर वी करके एक बार चेक करूँ हो रहा है या नहीं? हाँ, एक बार हाइपर भी कर लेना एनेबल।
तो ये सारी फाइलें चाहिए होती हैं एक एससीसीएम लैब बनाने की। ये मैं सारी बता दूँगा कहाँ-कहाँ से हम लेके आएँगे। तो अभी फ़िलहाल एक काम कर सकते हो आप लोग, ये वाले टॉपिक जो भी मैंने पढ़े हैं, ये वाले पढ़ लेना, इनके बारे में नोट्स बना लेना और अपना हाइपर-वी इनेबल कर लेना। ओके। ठीक है? कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग स्टॉप।